गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं रूपनगर नंबर 4 विद्यालय से विजय भट्ट। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के विषय में। कोशिका के विषय में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। आज हम उसको थोड़ा सा और विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। इन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से इन्होंने देखा कि जो पेड़ की जो छाल होती है उस छाल में कॉर्क सेल्स पाई जाती है और वो कॉर्क सेल्स कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इस तरह से इसी को उन्होंने सेल का नाम दिया। जो कोशिका होती है ये हमारी मौलिक आधारभूत इकाई कहलाती है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं ही मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। अगर हमारे शरीर को यूनिट में यानी इकाई में बांटा जाए तो हमें अंतिम रूप से एक तरह की यूनिट मिलेगी जिसको हम लोग एक कोशिका के रूप में जानते हैं। इसको समझने के लिए हम ये बता सकते हैं कि जैसे ये कमरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है दीवारों से, और दीवार को अगर हम तोड़ते जाएं तो हमें क्या मिलेगी? ईंट मिलेगी। यानी ईंट जो है वो इस दीवार की, इस कमरे की इकाई है। तो ईंटों को जोड़ते जाएंगे तो हमें दीवार मिल जाएगी, दीवार को जोड़ते जाएंगे तो हमें कमरा मिल जाएगा, और कमरे को जब हम जोड़ेंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। और वो बिल्डिंग चाहे वो घर भी हो सकती है, विद्यालय हो सकती है, या कोई भी अन्य कार्यालय भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो एक इकाई के रूप में ही जानी जाती है, और चाहे वो किसी भी प्राणी में वो एक इकाई के रूप में ही अध्ययन किया जा सकता है और इकाई के रूप में ही वो कार्य करती है और उसके शरीर का निर्माण करती है। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया, अगर हम कोशिका को एक यूनिट मानते हैं तो कोशिकाओं का जब हम जोड़ेंगे तो कोशिकाओं का एक झुंड मिलेगा, या उसको हम बोलेंगे ऊतक। ऊतक जो होता है, अगर एक तरह का ऊतक है वो झुंड बन जाए या उसको हम लोग एक साथ इकट्ठा कर दें तो क्या बनेगा? अंग बन जाता है या ऑर्गन बन जाता है। और जब हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हमें वो ऑर्गन सिस्टम के रूप में प्राप्त होता है या अंगतंत्र के रूप में होता है, और अंगतंत्र को ही हम बॉडी के रूप में जानते हैं। या हमारी जो शरीर है वो अंगतंत्र का काम करती है। यानी हमारा जो आंत है या जो हमारा लीवर है वो अलग तरह का फंक्शन कर रहा है, पेट है वो अलग तरह का काम कर रहा है, माउथ है वो अलग तरह का काम कर रहा है, वोकल कॉर्ड है यानी जहाँ से हम आवाज़ बोल रहे हैं वो अलग तरह का काम कर रहा है, हाथ है वो अलग तरह के काम करते हैं, पैर चलने का काम करते हैं, है ना, आंखें देखने का काम करती हैं, सेंसेस में न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो भी अलग तरह का काम करते हैं। यानी सेल्स का ही एक तरह का ये तंत्र बना हुआ है जिससे हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। कोई भी जीव जिसमें जीवन है वो उसका आधार क्या है? उसका आधार है कोशिका। तो कोशिका को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में अध्ययन करते हैं। जो कोशिका है वो दो तरह की होती है, और जीवों के उसके आधार पर, संरचना के आधार पर दो तरह की हम उसको कह सकते हैं। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो सामान्य तरह के जीवों में पाई जाती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। इसमें जो सेल होता है वो अविकसित तरह का होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल्स थोड़ा विकसित तरह के होते हैं। उसमें जो सेल के जो पाए जाने वाले सेल्स अंग होते हैं वो थोड़ा डेवलप तरह के होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग होता है। इसके विषय में हम थोड़ा और आगे जानेंगे तो हम पाते हैं कि जो कोशिका होती है पौधों में अलग होती है और जंतुओं में अलग होती है। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका जो होती है वो किस तरह अलग होती है? पौधों में पाया जाता है सेलुलोज, और सेलुलोज ही उसके सेल वॉल का निर्माण कर देती है। यानी एक कोशिका के बाहर एक भित्ति होती है, आवरण होता है जो पूरे कोशिका को सुरक्षित रखता है। उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल बोलते हैं। ये केवल पाई जाती है वनस्पति कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में वो नहीं होती है। और वनस्पति कोशिका में एक चीज पाई जाती है जिसके कारण वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए जो जंतु होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं, उनसे अपना भोजन इकट्ठा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, चलाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना
भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश में पानी लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं और भोजन बनाने के बाद वो अपने जीवन को पूरी तरह से संचालित करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने करी थी, किस सन में करी है? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा। और कोशिका जो होती है वो दो तरह की होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल सेल में अलग अलग पाई जाती है। एक कोशिका का अध्ययन हम लोग थोड़ा विस्तार रूप में करेंगे और ये जानेंगे कि कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है, कोशिका की जो बनावट होती है वो कैसी होती है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक चित्र पहले से ही बना रखा है। इसमें आप देखिए प्लांट सेल है, पौधे का सेल है और इसकी चारों तरफ मोटी सी लेयर पाई गई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने सेल वॉल बोला। ये प्लांट सेल में है, इसीलिए हम लोग इसको सेल वॉल के आधार पर पहचान सकते हैं। प्लांट सेल में या किसी भी सेल में जो सेल होती है वो उसमें कुछ कोश अंग पाए जाते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स लगभग सारे सेल्स में समान होती है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में हम देखेंगे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और ये थोड़ा सा विकसित तरह का, ये यूकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है जिसमें कोशिका जो होता है, कोशिका के जो कोशिका के अंग होते हैं वो थोड़े विकसित तरह के होते हैं और विकसित तरह के होने की वजह से हम लोग इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका इसको हम लोग बोलते हैं। और क्यों विकसित हो गया? क्योंकि ये इनके चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, द्विस्तरीय कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिकांग होती है उसके चारों तरफ की, और सेल के चारों तरफ की। सेल के नीचे ही, सेल वॉल के नीचे ही एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होती है, यानी चीजों को, जल को या खाद्य पदार्थों को सेलेक्टिवली परमेएबल, मतलब सारे जो मटेरियल्स है उसको अंदर नहीं आने देती है और कुछ सेलेक्टिव ही पदार्थों को अंदर आने देती है, जल को बाहर और अंदर कर सकती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की झिल्ली होती है जो अंदर के जो द्रव होता है उसको कोशिका भित्ति से अलग करती है, थोड़ा सा उसमें अंतर बताती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य के अंदर ही बहुत तरह के कोशिका के अंग पाए जाते हैं और वो कोशिका को के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे इसमें सेंटर में आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस बना हुआ है जो केंद्रक होता है। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोजा था और जो कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, इसको कोशिका का ब्रेन यानी कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसी से ही पूरी कोशिका संचालित होती है। न्यूक्लियस ही ये बताता है कि कौन सा काम कब करना है और कितने समय तक करना है। उसको पूरी कोशिका के काम को, पूरी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ झिल्ली पाई जाती है पतली सी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में डेवलप हो जाती है। इसका भी अलग फंक्शन और होता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का घर कहते हैं, यानी जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और पूरे कोशिका को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत योगदान होता है। गोल्गी बॉडी है, प्रोटीन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए गोल्गी बॉडीज का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही इसमें पाया जाता है फूड वैक्यूम, यानी खाद्य रिक्तिका, जो पौधे में पचा हुआ भोजन जो होता है वो यहीं पे ही ये स्टोर रहता है। पौधों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब पाया जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए राइबोसोम होते हैं, ये इसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर चिपक जाता है तो उससे दो तरह के राइबोसोम बनते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। एक होता है स्मूथ वॉल्ड जिसमें चिकनी परत होती है,
और जिस पर राइबोसोम चिपक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ ही इसमें एक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर अगर मान लीजिए कुछ अनवांटेड मटेरियल्स या अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरसेस कुछ थ्रेट आ गया तो उसको ये अपने चारों तरफ वॉल बना के उसको इंगल्फ कर देती है। उसके बाद फिर ये उसको नष्ट कर देती है और नष्ट करने के साथ ये खत्म हो जाती है, मर जाती है और फिर एक नया लाइसोसोम बनता है कोशिका के भीतर। तो कोशिका में जो मेन फंक्शन हो गया वो कोशिका हमारी बॉडी का निर्माण करती है। कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो अलग तरह के फंक्शन को करते हैं। इसके साथ ही जो कोशिका होती है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर एक तरह का इस तरह से समझ सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की कोशिका एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए डिजाइन की गई होती है और जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर में इस तरह हम बोल सकते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी बहन छोटी बहन होंगी, तो वो लोग अलग अलग तरह के काम को करने के लिए बने हुए हैं। जैसे पापा हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कमा के लाते हैं, और जो आपकी मदर है वो घर में खाना बनाने का काम करती हैं। इसी तरह आपके भाई, छोटे भाई और बड़े भाई जो होते हैं वो घर में पढ़ाई करने का काम करते हैं। और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग तरह के काम को, फंक्शंस को स्टडी करने के लिए वो बने हुए हैं। तो इसीलिए अलग अलग तरह के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरह का काम करने के लिए बने हैं। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अलग अलग तरह के काम करने के लिए डिजाइन की गई है। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाओं और अलग अलग तरह के वर्क को फंक्शन करने के लिए अलग तरह की कोशिका होती है, उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसको और अध्ययन करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो अलग तरह के डिवीजन ऑफ लेबर को क्यों करती हैं। इसलिए करती हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में जो बहुत तरह के कार्य हो रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए भी बहुत आवश्यक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो सांस हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के जो सेल्स पाए जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, उसके लिए अलग तरह के सेल्स होते हैं। खाना हमारे नली से होता हुआ हमारे उदर में यानी पेट में जाता है तो उसको पचाने के लिए अलग तरह के सेल्स पाई जाती हैं। जब वो बड़ी आंत में जाता है तो उस बड़ी आंत में भी कुछ अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि खाने से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर उसके बाद वो छोटी आंत में जब जाता है तो वहाँ भी अलग तरह के सेल्स होती हैं जो कि मिनरल्स, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और बाद में जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर ये सेल्स यानी लीवर के सेल्स अगर हमारे सही तरह से नहीं काम करेंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन का काम नहीं हो पाएगा, इंसुलिन नहीं बन पाएगी, जिससे हमारे शरीर के हमारे ब्लड में यानी खून में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर बढ़ जाएगा, इसे मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगर हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज ही ना बने, वो एक अलग तरह के काम को करते हैं। जैसे अगर ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ऊर्जा हमारे सभी सेल्स तक कैसे पहुंचती है, इन्हीं ब्लड के माध्यम से, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से जाती है। तो रक्त की कोशिकाएं अगर सही से काम ना करें तो क्या हमारा बना हुआ जो एटीपी या ऊर्जा है वो दूसरे सेल तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए बनाई गई हैं। इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। यानी और पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में जितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं उनका काम अलग होता है। जैसे हम संवेदी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये कक्षा 9 में इसका चित्र बनाने के लिए आता है। तंत्रिका कोशिका के बारे में, ये हमारे शरीर में संवेदना को यानी हमारी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। जैसे अगर आपको मच्छर काट रहा है
तो मच्छर काटने की सूचना हमारे दिमाग तक वही कोशिकाएं लेके जाती हैं और हम उनसे बचाव के लिए दूसरे हाथ का प्रयोग करते हैं, उसे हटा देते हैं। यानी दिमाग उन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से सूचना हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है और वो हमारे मच्छर को फिर हटा देता है या उसे मार देता है। तो अगर कोशिका, तंत्रिका कोशिका नहीं होगी तो हमारे शरीर में संवेदनाओं का संचार रुक जाएगा। अगर हमारे शरीर में स्वाद कलिकाएं, यानी जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, वो ना हो तो हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हमारे शरीर के अंदर लीवर सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन नहीं बन पाएगा, बाइल नहीं बन पाएगा, तो हमारे शरीर में और तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। हमारे शरीर में किडनी के सेल्स यानी वृक्क के सेल्स अगर नहीं होंगे तो हमारे ब्लड को शुद्ध कौन करेगा, है ना। आजकल देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं तो घरों में उनको डायलिसिस पे रखा जाता है, जिसमें खून को साफ किया जाता है। खून को साफ करने में यूरिन को निकाल दिया जाता है, पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को निकाला जाता है। तो वो कोशिकाएं यानी जो हमारे वृक्क की कोशिकाएं, जो हमारी किडनी की कोशिकाएं अगर नहीं होंगी, सही से फंक्शन नहीं करेंगी तो क्या हमारा शरीर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए किडनी की कोशिकाएं ब्लड को साफ करने का काम कर रही है। अगर ब्लड सेल्स ही नहीं बन पा रहे हैं ठीक से, ब्लड अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आंखों में जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, रेड एंड कोन्स जो होती हैं, वो अगर सही से काम नहीं करेंगी तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। हमारे शरीर में जो त्वचा के शरीर के ऊपर पाए जाने वाली ये रक्षा आवरण है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, अगर ये सही से काम नहीं करे तो क्या हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेल, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, हमारे दिमाग में जो ब्रेन सेल्स हैं, अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं करें तो क्या हमारा जीवन रक्षा के रूप में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए अलग तरह की जो कोशिकाएं हैं वो अलग तरह के फंक्शन को काम करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर, इनके फंक्शन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है जिसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह के कार्य को करती हैं और वो कार्य हमारी पूरी बॉडी में एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इस चैप्टर में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।